नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथ काउंट यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे विशेष श्रृंखला में, जिसके तहत हम लोग महत्वपूर्ण कानूनों की चर्चा करते हैं। ऐसे कानून जिन्होंने आज के भारत के इस निर्माण में या आज के भारत निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो। हमारी यह पूरी सीरीज यह बुक के ऊपर बेस्ड है, जो आपको दृश्यमान है। इस बुक का नाम है इंपॉर्टेंट एक्ट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, और सर एलेक्स एंड्रयू जॉर्ज के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही फाइनली क्राफ्टेड, फाइनली डिजाइंड है, मात्र और मात्र जो सनदी सेवा के जो छात्र हैं, महत्वाकांक्षी छात्र, उनको उपयोगी हो इस तरह से। तो हम लोग यहाँ इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के तहत बात कर रहे हैं, जिसके तहत आज 25वें उपाख्यान में हम लोग खड़े हैं। पिछले दिनों में हमने प्रति सप्ताह एक उपाख्यान यानी कि ऐसे 24 उपाख्यानों को देख लिया है, जिनमें अलग अलग 24 कानून है, महत्वपूर्ण कानून है। आज जिस कानून की हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम आपको दृश्यमान है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इसी प्रकार का एक कानून हमने हमारे पिछले उपाख्यान यानी कि 24वें उपाख्यान में हमने देखा था, जिसके तहत जो चुनाव है उसका क्या स्वभाव होना जो है होना होगा, कैसे राज्यों की जो चुनावी प्रक्रिया काम करेगी, कैसे जनरल इलेक्शंस काम करेंगे, कैसे अलग अलग जो द्विगृही हमारी पद्धति है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो जो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि लोकसभा का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष चुनाव है, वहीं राज्यसभा का या काउंसिल ऑफ स्टेट का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष है। तो दरअसल यह विचार हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 से मिला है, उससे हमने जो है यह स्वभाव सीखा है। आज जिस कानून की हम लोग बात करने वाले हैं वो चुनावी प्रक्रिया कैसी रहेगी, व्हाट अबाउट द मैनर, व्हाट अबाउट द प्रोसीजर। मैनर हमने देख लिया 1950 के एक्ट में, अब हमें प्रोसीजर देखना है। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, उनका देखना है। वोटर की क्वालिफिकेशन देखनी है, प्लस पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है वो कैसे काम करेगी वो देखना है। सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव कैसे करवाए जाएंगे, कौन कौन जिम्मेदार अधिकारी होंगे जो इस चुनावी पूरी प्रक्रिया के लिए जवाबदेह है, इत्यादि चीज़ें यहाँ इस एक्ट में मेंशन की है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है। लगभग 21 से 22 हमें मुख्य प्रावधान देखने हैं इस पूरे जो है पूरे लॉ में या पूरी चर्चा में। तो देखेंगे, शुरू करेंगे। टाइटल आपको दृश्यमान है, सेम मॉडस ऑपरेंडी से हम लोग जाएंगे। सबसे प्रथम बैकग्राउंड की बात करेंगे, बैकग्राउंड के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को देखेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं, और वहीं उसके बाद इसकी टीका है वो उसका महत्व समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे हमारी चर्चा बैकग्राउंड से। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इस किस्म के दो कुल लॉ है या कानून है। एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और एक है 1951। ये हमने देख लिया हमारे 24th लेक्चर में, और मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अगर आप सीधा ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप पिछले लेक्चर्स पे जाइए, वहाँ की जो चर्चाएं हैं वो सुने, उनके ऊपर अपना ध्यान गौर करें, फिर बाद में ये लेक्चर देखना, तो एक कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन हो पाएगी। अब आज हमें देखना है यहाँ 1951 का, जो कि हमें प्रोसीजर की बात करता है। प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे स्टेट असेंबली के हो, चाहे वो अपर हाउस के हो, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, सारे इलेक्शंस का यहाँ मैनर हमारे सामने रखा गया है इस कानून के तहत। तो महत्वपूर्ण कानून है, बट ऑब्वियसली देखेंगे इसकी चर्चा। प्लस जो हमें मालूम है कि भारतीय संविधान आर्टिकल 327 के तहत संसद को एक प्रकार की सत्ता देता है कि भारत में मुक्त और निष्पक्ष रूप से अगर चुनाव करवाने हैं तो पार्लियामेंट या संसद इस सेक्शन का उपयोग करके, सेक्शन 327 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उपयोग करके कोई भी कानून कर सकती है, उसे लागू कर सकती है। तो उसी का लाभ लेते हुए तब के हमारे कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यही संवैधानिक जो प्रावधान है उसका लाभ लेते हुए उन्होंने यह बिल पार्लियामेंट की टेबल के ऊपर रखा था, संसद की टेबल के ऊपर रखा था। फिर उसके बाद उसमें डिबेट हुई, काफ़ी सारे थोड़े बहुत चेंजेस भी हुए, और अल्टीमेटली यह बिल पारित हो गया, लागू हो गया। और आज जो चुनावी प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया इस कानून से निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब चुनाव नज़दीक होता है तो ऐसे कई सारे मुद्दे होते हैं, जैसे चुनावी खर्च, कि कोई भी उम्मीदवार है उसका चुनावी खर्च कितना होना चाहिए, तो वो यहाँ दिया गया है।
प्लस जो नॉमिनेशंस की तारीख होती है, जो है जो अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन का, वो सारी चीज़ें दरअसल हमें यहाँ से ही मिलती है। फिर अलोंग द टाइम कुछ कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, जहाँ ज़रूरत लगी वहाँ अमेंडमेंट्स किए गए, मगर अल्टीमेटली जो इसका फंडामेंटल है वो यहाँ 1951 के एक्ट में है, जो आज का हमारा मुख्य मुद्दा है। तो देखेंगे, ये इसके बैकग्राउंड की बात है। अब शुरू करेंगे इसके ऊपर चर्चा इसके ऑब्जेक्टिव से, यानी कि इसके उद्देश्यों से। देखिए, कुल 4 मुख्य उद्देश्य हमारे सामने है इस एक्ट के। देखेंगे, फर्स्ट वन, टू प्रोवाइड फॉर ए मैनर ऑन हाउ टू कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यस, यानी कि एक प्रकार की प्रोसीजर 1950 के एक्ट ने बता दिया कि लोकसभा का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट रहेगा, राज्यसभा का इनडायरेक्ट रहेगा, स्टेट लेजिस्लेचर का डायरेक्ट रहेगा, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है जो स्टेट में होती है, कुछ एक स्टेट में है भारत के, जो आपको मालूम होना चाहिए, उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो वो उसने बता दिया, मगर होगा कैसे, वो यहाँ हमें इस कानून ने बताया। उसके बाद टू क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। यस, कोई मेंबर है, अगर उसे डिस्क्वालीफाई करना है, अगर उसे क्वालिफाई करना है कि सपोज XYZ व्यक्ति जो है वो क्या वो क्वालिफाई है चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में खड़े रहने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिलती है। यही इसका बेस है। टू लिस्ट द करप्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑफेंसेस। यस, शुरुआती प्रक्रिया थी, भारत में लोकतंत्र नया नया जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुआ था। किसी को भी मालूम नहीं था कि कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाए, या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही डेमोक्रेसी का एक अहम बिंदु है। तो डेमोक्रेसी को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ करप्ट प्रैक्टिसेस व ऑफेंसेस को आइडेंटिफाई किया गया, उसकी एक सूची तैयार की गई और उनको हटाया गया। तो ये भी काम यहाँ इस एक्ट के द्वारा ही हमें जो है देखने को मिलता है। और चौथा है टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, यानी कि जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है चुनावी संबंधी, उसे अच्छा करना और अधिक अच्छा बनाना। किसी भी उम्मीदवार के, किसी भी पक्ष के अगर कोई उनकी शिकायत है तो उस शिकायत का जल्द से जल्द त्वरित ही समाधान करना, उसके लिए भी एक मैकेनिज्म का यहाँ गठन किया गया, जो कि इसका एक जो है 3-4 उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। तो ये इसके उद्देश्य थे। अब देखेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण या मुख्य प्रावधानों की मदद से यहाँ इन चीज़ों को हासिल किया गया, इन चीज़ों को सिद्ध किया गया। एक के बाद एक इनके महत्वपूर्ण प्रावधान हमें देखने हैं, जिसमें सबसे प्रथम है क्वालिफिकेशन फॉर ए मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि अगर किसी को MP बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, देखेंगे। चैप्टर 1 एंड 2 डील्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। इस चैप्टर का जो इस कानून का जो अध्याय 1 और 2 है, वो महत्वपूर्ण रूप से इस मुद्दे के साथ जुड़े हुए हैं कि कौन MP बनने लायक है, कौन सांसद बनने लायक है, या कौन बन सकता है। ए पर्सन शुड बी एन इलेक्टर इन एनी ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया। यस, ही शुड बी एन इलेक्टर, यानी कि वोटर। ठीक है, और वोटर होने का मतलब है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया, फॉर बीइंग एलिजिबल टू बी इलेक्टेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट और द हाउस ऑफ द पीपल। यस, चाहे कोई भी गृह हो, चाहे वो अपर हाउस हो, लोअर हाउस हो, कहीं पर भी अगर उसे चयनित होना है तो वो इलेक्टर होना चाहिए भारत के किसी भी संसदीय मत क्षेत्र में या किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। फर्दर, एज पर सेक्शन 4, द पर्सन शुड बी क्वालिफाई अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम एनी रिजर्व्ड सीट, सच एज द पर्सन शुड बिलोंग टू एनी शेड्यूल्ड कास्ट फॉर द सीट रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट इन एनी स्टेट। यस, तो ये तो एक बट ऑब्वियस सी बात है। जैसे हमें मालूम है कि हमारे पार्लियामेंट में, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में आरक्षण पद्धति है, या जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि पीड़ित है, प्रताड़ित है, मार्जिनलाइज्ड है, सीमांत जिसे कहते हैं, तो इनकी जो सीटें हैं, इनकी बैठकें हैं, वो आरक्षित है। तो यहाँ सेक्शन 4 के मुताबिक अगर किसी भी उम्मीदवार को शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो आरक्षित बैठक है उसके ऊपर जो चुनाव लड़ना है, तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्राइब से या वो कास्ट से बिलोंग करना होगा। वो शेड्यूल्ड कास्ट अगर होगा कोई भी उम्मीदवार XYZ, तो ही वो उस आरक्षित सीट से चुनाव लड़ पाएगा, अन्यथा वो बाधित है, उसे चुनाव नहीं लिया जो है लड़ा दिया जाएगा। अगर कोई सवर्ण व्यक्ति है, वो बोले कि वो किसी भी पछात या किसी भी जंगलीय क्षेत्र का MP बनना चाहता है, जंगलीय क्षेत्र का विधायक बनना चाहता है, तो उसे नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि वो आरक्षित
बैठक है आरक्षित बैठक के ऊपर, वही लोगों के बीच में जो है चुनाव प्रक्रिया होती है। तो यहाँ ये भी एक अलग सी क्वालिफिकेशन है या रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इफ एनी कैंडिडेट इज कंटेस्टिंग फॉर द रिजर्व्ड सीट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दूसरा है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि विधायक या एमएलए। For a person to be a member of state legislature, he or she must be elected in any parliamentary constituency of India. Yes, पहली बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि वो एक इलेक्टर होना चाहिए। इलेक्टर होने का मतलब है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी संसदीय क्षेत्र के या किसी भी संसदीय मत क्षेत्र में। फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ रिजर्व्ड कास्ट फॉर ए रिजर्व्ड सीट इज इक्विवेलेंट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। यस, ये तो स्वाभाविक सी बात है जो हमने ऊपर देखा कि आरक्षित बैठकों के ऊपर अगर चुनाव लड़ना है तो उस ट्राइब या उस कास्ट के साथ आपको बिलोंग करना पड़ेगा, अन्यथा आपको वहाँ से चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। ये एक सिंपल सी बात है, दोनों में लागू पड़ती है, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के हो। ये बात रही प्रथम दो प्रावधानों की। फॉर द person to be elected to the legislative council through nomination by governor, an additional requirement of a person being an ordinary resident of the state should be complied with. Yes, अगर legislative council की बात करें जो कि बहुत ही कम states में देखी जाती है भारत में, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में है, फिर गुजरात में नहीं है, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए एक आपको अलग से और एक क्वालिफिकेशन चाहिए और वो कहती है कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने चाहिए भारत के। तीसरा मुद्दा है या तीसरा प्रावधान कहता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। वो तो हमने बात करी क्वालिफिकेशन की, अब डिस्क्वालिफिकेशन भी है, लायकात है, अब अपलायकात भी है। चैप्टर 3 and 2 deals with it, provides for the disqualification of membership. How? A conviction under certain offences, indulging in corrupt practices, removal of previous office due to corruption, any existing government contract, holding key position in government company, failure to lodge account for election expense are the grounds of disqualification. तो yes, these are the grounds. ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ हो, गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी अच्छे पद के ऊपर हो, या कोई करप्ट चार्जेस लगे हो भूतकाल में उसके ऊपर, तो ऐसे व्यक्तियों को मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट या एमएलए बनने से बाधित किया जाएगा, उन्हें रोका जाएगा। फिर उसके बाद देखें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर वोटिंग। A person can be disqualified from voting for 6 years if he or she has been guilty of offence mentioned under section 11A or has been disqualified by the president for indulging in a corrupt practices. Yes, तो ये भी एक जो है महत्वपूर्ण बात है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर वोटिंग, कि किसी भी व्यक्ति को वोट देने से भी बाधित किया जा सकता है, लगभग 6 वर्षों के लिए किया जा सकता है, इन केस उसके ऊपर कोई करप्ट चार्जेस हो या प्रेसिडेंट के द्वारा ही उसे बाधित कर दिया गया हो। और आमतौर पे प्रेसिडेंट ऐसे करप्ट चार्जेस वाले को बाधित करते हैं, एक ऑफिशियल गेजेट में एक जो है अधिसूचना जारी होती है जिसके तहत उनको बाधित किया जाता है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। उसके बाद देखें नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शंस। यस, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में। जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तब हम लोग नोटिफिकेशन की राह देखते हैं कि जो चुनाव आयोग है या निर्वाचन आयोग है, उनके द्वारा क्या टाइम टेबल जो है लाया गया है, क्या कार्यक्रम है। तो ये असल में कार्यक्रम की अधिसूचना है या उसकी घोषणा है। फॉर फिलिंग ऑफ वैकेंट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, द प्रेसिडेंट विल मेक ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया। यस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए अपर जो हाउस है, जैसे हमें मालूम है कि वो एक कायमी गृह है, वो एक स्थायी गृह है, वो हंगामी गृह नहीं है जैसे हाउस ऑफ पीपल है, कि प्रति 5 वर्ष वो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर बनेगा, फिर 5 वर्ष के बाद खत्म हो जाएगा। मगर यहाँ अपर हाउस में वो सिनेरियो देखने को नहीं मिलती है या नहीं मिलता है। और वहाँ एट एवरी 2 years, ठीक है, कुछ सदस्य जो है वो उसमें से निवृत्त होते हैं, तो उनको फिर से भरने के लिए यहाँ ऑफिशियल गेजेट में प्रेसिडेंट के द्वारा यह अधिसूचना जारी की जाएगी, मगर मात्र काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए। And publishes the recommended date of the election commission to conduct election. He or she will also call upon the electoral college of the concerned state to do the same. Yes, electoral college अप्रत्यक्ष चुनावी प्रक्रिया है,
काउंसिल ऑफ स्टेट की प्रत्यक्ष रूप से इसमें जन भागीदारी नहीं होती है। तो यहाँ एक इलेक्टोरल कॉलेज होती है, जो कॉलेज जनप्रतिनिधि ही होती है, मगर ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल फ्यू पीपल वोट और कास्ट देयर वोट। ठीक है, तो उसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। ये एक अहम परिभाषा है और भारत के संदर्भ में चुनाव संबंध में यह महत्वपूर्ण है। When the term of the House of the People either ends or the constitution of the new house। तो ये बात रही नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शंस की। उसके बाद देखें तो द प्रेसिडेंट शैल पब्लिश अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एंड विल कॉल अपॉन द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑन द रिकमेंडेड डेट्स of the election commission for elections to the state legislature. A similar notification is published by governor of the state। yes, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल के लिए प्रेसिडेंट और स्टेट असेंबली के लिए गवर्नर अपने आप में नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी करेंगे भारत के राजपत्र में। उसके बाद देखें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। देखिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो प्रति राज्य का होता है, प्रति राज्य का, जो राज्य स्तरीय जो निर्वाचन है या निर्वाचन प्रक्रिया है उनकी देखरेख करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। देखते हैं द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ ईच स्टेट विल हैव द ड्यूटी टू सुपरवाइज द कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शन इन द स्टेट। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के इसमें थोड़ा रोल रहता है, फिर बाद में पंचायत इलेक्शंस में भी इसका रोल अधिक रहता है। he or she will act under the direction and control of election commission। यानी कि वे डायरेक्ट कंट्रोल में रहेंगे हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग के। उसके बाद देखें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द वर्क इन द एरिया। यानी कि डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं जिला चुनावी अफसर या अधिकारी। अंडर हिज और जुडिक्शन फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन he or she shall work under the supervision of चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड द इलेक्शन कमीशन। यस, यह एक पूरी हायरार्की है राज्य में चुनाव करवाने के लिए, पूरी हायरार्की है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एट द टॉप, फिर उसके बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रहता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिसर रहते हैं, फिर उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर्स। ये पूरी हायरार्की है जिनके तहत यह पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद देखें ऑब्जर्वर्स। द इलेक्शन कमीशन में ऑल्सो नॉमिनेट एन ऑब्जर्वर्स या ऑब्जर्वर एज पर सेक्शन 20B ऑफ द एक्ट। यानी कि इसी एक्ट में कहा गया है कि आप ऐसे कुछ अफसरों को चुन सकते हो, या इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप चुन सकते हो, ताकि मुक्त और न्यायिक चुनाव जो है वो संपूर्ण हो सके या उसे सक्रिय किया जा सके। He or she will have the duty to watch the conduct of election in one or more constituencies। He or she has the power to stop the returning officer to count the votes। yes, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है जिसके तहत पूरा जो बूथ होता है वो जो है ऑपरेट करता है बहुत ही फेयरली। ठीक है, तो इफ ऑब्जर्वर्स थिंक कि कुछ सस्पिशियस घटना घटी या कुछ पूरी प्रक्रिया में उनको अगर कुछ माल फंक्शनिंग दिखा, तो एट दैट टाइम दे कैन ऑल्सो ऑर्डर रिटर्निंग ऑफिसर एंड दे कैन मेक द काउंटिंग ऑफ वोट्स स्टॉप टू। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ देखनी है ऑब्जर्वर, जिनका बहुत ही अहम रोल यहाँ रहता है। फिर रिटर्निंग ऑफिसर की बात करें तो फॉर एवरी इलेक्शन द इलेक्शन कमीशन इज इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड अपॉइंट्स अ रिटर्निंग ऑफिसर। ही और शी शैल हैव द ड्यूटी टू ऑब्जर्व द इलेक्शन प्रोसेस विच इज कंडक्टेड स्मूथली और इफेक्टिवली। लगभग एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 या 3 रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनका काम जो है वो रहता है। फिर आगे देखें रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एनी एसोसिएशन और बॉडी of citizens of India wanting to register as a political party is required to submit an application for the registration to the Election Commission. The application is to be made within 30 days of the formation. Yes, within 30 days. This application is required to be duly signed by CEO of that particular party or association and is required to contain certain particulars like name of the association, state in which it is registered, address of the communication, etc. Commission shall decide whether to give registration or not and its decision shall be final। तो ये एक बहुत ही अहम प्रक्रिया है। जैसे भारत जैसे देश में जहाँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, ठीक है, मल्टी पार्टी है, देर आर न्यूमरस रीजनल पार्टीज, देर आर जो है मोर नंबर ऑफ नेशनल पार्टीज एज वेल। ठीक है, तो भारत जैसे देश में यह रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टी एक अहम
चीज़ बन जाती है, बहुत ही सिंपल है। एसोसिएशन फॉर्म करने के 30 दिनों में आपको यह एक जो है रिक्वेस्ट या एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ती है, जिनमें कुछ पर्टिकुलर्स, कुछ डिटेल्स समाहित होती है, जैसे आपका नाम या आपके जो है पक्ष का नाम या आपका जो संगठन है उसका नाम, आपके राज्य का नाम जहां आपका संगठन रजिस्टर हुआ है, जहां आपका जो संगठन है वो पंजीकृत है। ठीक है, तो ऐसी सारी बेसिक माहितियां आपको इलेक्शन कमीशन में सबमिट करनी होगी। देन इलेक्शन कमीशन विल टेक डिसीजन एंड दे विल यूज देयर डिस्क्रिशन, यानी कि वो अपनी विवेक बुद्धि से अपना निर्णय देंगे और उनका निर्णय जो है वो फाइनल रहेगा। उनको आप अपील नहीं कर सकते। अगर वो देना चाहे तो वो देंगे आपको मान्यता एक राजकीय पक्ष की, और अगर उनको जो है कुछ जमता नहीं है तो वो आपको मना भी कर सकते हैं। आपको वो एक प्रकार से रिकॉग्निशन या मान्यता नहीं दे सकते या नहीं देंगे। ठीक है, बट वट एवर द डिसीजन, देयर डिसीजन विल बी फाइनल। आगे देखें, कंट्रीब्यूशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी। यस, कंट्रीब्यूशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि यहाँ हमारे देश में चुनाव जो है वो एक प्रकार का मेलोड्रामा हो चुका है, जिनमें राजकीय पक्ष बहुत ही अधिक पैसों का उपयोग करते हैं। ठीक है, विज्ञापन देने में या अन्य किसी और प्रकार की सहायता देने में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने तरफ खींच सके, अपने तरफ लीन कर सके। तो यहाँ एक कंट्रीब्यूशन का जो मुद्दा है वो अहम रहता है। देखेंगे भारत में क्या परिस्थिति है। A political party is allowed to accept any amount of the contribution from person or a company voluntarily. Yes, political parties are allowed to accept fund from individual and from the company as well. मगर यहाँ कुछ शर्तें हैं। The party is required to submit an annual report of the contribution at the end of the financial year. Yes, at the end of the every financial year इनको एक annual report प्रदर्शित करना पड़ता है, जिनमें कुल आय व कुल खर्च की एक जो है उसका एक अकाउंट रहता है, जो इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना पड़ता है पार्टीज के द्वारा। दिस रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू कंटेन डिटेल्स ऑफ ऑल द कंट्रीब्यूशंस रिसीव्ड ओवर ₹20,000। यस, 20,000 से अधिक की जो सारी जो है आपको डोनेशन है या जो सारी रकमें हैं, सारी एंट्रीज है, वो सारी एंट्रीज आपको वहाँ उस अकाउंट में रिफ्लेक्ट करनी ही होगी, नाम इत्यादि जो है डिटेल्स के साथ, देने वाले का नाम इत्यादि के साथ। Either from a person or a company, but this report is not required to mention any contribution received through electoral bonds. ये एक इसमें क्षति है, और मुझे लगता है कि आगे चलकर हमारी पार्लियामेंट को, संसद को इस क्षति को दूर करना चाहिए एक सुधार की मदद से। ठीक है, आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो एक ऐसा साधन है राजकीय पक्षों के पास, जो कोई किसी का भी नाम डिस्क्लोज करे बिना वो करोड़ों रुपीस की जो है मदद ले सकते हैं, डोनेशन ले सकते हैं, जिनमें डोनर का भी नाम नहीं आएगा, और यहाँ भी पक्षों के द्वारा भी कितना डोनेशन इन लोगों ने इकट्ठा किया है इस चैनल के तहत वो भी यहाँ डिस्क्लोज नहीं किया जाता। तो ये एक तरह से कैसे जो है हानिकारक है डेमोक्रेसी के लिए, पूरे लोकतंत्र के लिए। उसके बाद देखें, दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स एन एग्जम्पशन टू द इनकम of the political parties under section 139 of the IT Act, and the failure to submit the same makes it ineligible for the same. Yes, तो एनुअल रिपोर्ट अगर कोई भी राजकीय पक्ष देता है तो उनमें कुछ एग्जाम्पशंस इनको एंटाइटल्ड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 ऑफ द IT एक्ट। अगर ये रिपोर्ट वे लोग सबमिट करने में नाकाम रहे, ठीक है, किसी भी कारणों की वजह से, तो उनको ये एग्जाम्पशन वाला जो बेनिफिट है वो इनको मिलना नहीं है। उसके बाद देखें शेड्यूल फॉर इलेक्शंस। यस, वंस द नोटिफिकेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इश्यूड, देन द इलेक्शन कमीशन पब्लिशेस अनदर नोटिफिकेशन व्हिच प्रोवाइड्स द लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशन। यस, और इट विल बी द 7th डे ऑफ द पब्लिकेशन। यस, अगर कोई जो है डिस्क्लोजर नहीं है कि क्या डेट रहेगी नॉमिनेशन की लास्ट, तो जनरली 7 दिन तक, जब से नोटिफिकेशन बाहर आया उसके बाद 7 दिन तक वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी, फिर नॉमिनेशंस बंद हो जाएंगे। द डेट फॉर स्क्रूटिनी ऑफ द नॉमिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ इस नोटिफिकेशन में दे दी जाती है कि कौन से जो है डेट के तहत उसकी स्क्रूटिनी होगी, कौन सी डेट होगी, जब लास्ट डेट होगी जब उम्मीदवार जो है वो अपना जो उम्मीदवारी पत्रक है वो फिर से वापस लेना चाहेंगे। ठीक है, ऐसा भी होता है, और हमारे भारत में तो जो है देखने को मिलता है, कोई भी जो है रूरल जगह हो और वहाँ
किसी भी अन्य व्यक्ति ने, जो वहाँ का जो गॉडफादर है, उसके अलावा किसी भी व्यक्ति ने अगर वहाँ चुनावी पत्रक भरा है, उम्मीदवारी पत्र, तो उसके ऊपर दबाव डाला जाएगा। सामदाम दंड भेद, ये सारी चीज़ों का उपयोग करके उसके पास अपना जो उम्मीदवारी पत्रक है वो वापस जो है खिंचवाया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया है जो यहीं से तय होती है। The date for scrutiny of nomination shall be the next day immediately following the last day for nomination. The date for withdrawal of nomination is the next day following the day of scrutiny. यानी कि आज 1 तारीख को नॉमिनेशन खत्म हुआ, नॉमिनेशन लेना, एक्सेप्ट करना खत्म हुआ, तो 2 तारीख को उसकी स्क्रूटिनी होगी और 3 तारीख को इट विल बी द लास्ट डेट फॉर टेकिंग बैक योर नॉमिनेशन। फिर उसके बाद द डेट ऑफ पोल्स या डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इलेक्शंस या रिजल्ट, ये सारा कार्यक्रम यहाँ इस नोटिफिकेशन के तहत जारी किया जाता है। द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट आफ्टर द शेड्यूल इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन, द रिटर्निंग ऑफिसर इश्यूज पब्लिक नोटिस। यस, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो एक जाहिर नोटिस सार्वजनिक करता है या घोषित करता है, जिसमें वो जो है वो उम्मीदवारों को अपना फॉर्म भरने के लिए या अपनी उम्मीदवारी निश्चित करवाने के लिए वो आह्वान करता है, या ही वेलकम्स, या ही और शी वेलकम्स। द कैंडिडेट विल सबमिट हिज और हर नॉमिनेशन either in presence through a representative with all the duly required details filled in the form. The form is to be submitted between 11 to 3 p.m. The candidate is also required to meet all the requirements for the qualification and should not be disqualified in any manner as per the act. Yes, तो यही पड़ाव है जो अक्सर आजकल मीडिया हाउसेस में हाईलाइट होता है ड्यूरिंग इलेक्शंस। जैसे हमने देखा होगा, नरेंद्र मोदी भी कोई भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के डीएम, जो कि जिनके पास चार्ज होता है रिटर्निंग ऑफिसर का, वो उनके पास जाते हैं विथ होल लाइमलाइट, ठीक है, वो अपना उम्मीदवारी पत्रक उनको देते हैं, वे स्वीकारते हैं। तो दिस इज द स्टेप विच वी ऑफन सी इन अवर टेलीविजन या इन अवर मीडिया हाउसेस। उसके बाद देखें, his her details will be verified by the officer from the electoral polls and in any case of any discrepancy his her nomination shall be cancelled. Yes, अगर माहितियों को जब माहिती की तपास की जाती है और तब किसी भी प्रकार की अगर डिस्क्रिपेंसी पाई गई, यानी कि अगर माहिती मेल नहीं खाती, माहिती गलत होने की शंका है इत्यादि, तो उनका जो उम्मीदवारी पत्रक है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, उसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ए कैंडिडेट कैन नॉट बी नोटिफाइड nominated, I'm sorry, from 2 or more constituency in election. Yes, कोई भी उम्मीदवार है वो अधिक से अधिक 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में से चुनाव लड़ सकता है, न कि 2 से अधिक। फॉर एग्जाम्पल, वाराणसी एंड वडोदरा, दिस वर द 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर नरेंद्र मोदी इन 2014 इलेक्शंस। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी भी उम्मीदवार को लड़ने की अनुमति है, और वो भी इस कानून के द्वारा ही मिली है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि ये बात तो सही है कि 2 से अधिक कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं लड़ा जा सकता किसी भी उम्मीदवार के द्वारा, मगर ये तय कौन करेगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये तय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के द्वारा होता है। 1951 का आरपी एक्ट इसे तय करता है। अब आगे देखें तो along with the nomination papers the candidate is also required to deposit a sum. Yes, ये डिपॉजिट की जो मात्रा है वो जो है बहुत ही वेरिएबल है, यानी कि समय के साथ ये बदलती जाती है। अगर आज की बात करें तो लोकसभा इलेक्शंस में 25,000 रुपये है पर कैंडिडेट। ठीक है, अगर आप खड़े रहे तो आपको 25,000 ऐसे डिपॉजिट देने हैं। फिर ये बात रही लोकसभा इलेक्शन की। लेजिस्लेटिव यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है उसमें प्रति कैंडिडेट इट इज़ ₹10,000 एंड दिस अमाउंट डिफर्स फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट एज वेल। तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, प्लस आगे देखें, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन हिज और हर नॉमिनेशन पेपर, he she is also required to inform whether he she has been accused of any offence punishable with more than 2 years of imprisonment and wherein charges have been framed by a competent court or have been convicted of any offence and has been sentenced to imprisonment for more than 1 year. Yes, तो ये जनता को जानने का अधिकार है, पूरे देश को जानने का अधिकार है कि जो उम्मीदवार चुनाव में खड़े रहते हैं
उनके सामने कोई क्रिमिनल जो है कोई गुनाह तो दर्ज नहीं है, कोई सजा तो वो नहीं काट रहे या गुनाहित प्रवृत्ति वाला तो नहीं है, तो वहाँ से वो यहाँ से ये हमें चीज़ पता चलती है। अगर किसी भी उम्मीदवार को 2 वर्ष से अधिक का इम्प्रिजनमेंट भूतकाल में हो गया है तो उसे यहाँ बताना पड़ेगा। अगर किसी भी कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को जो है उसके सामने कोई चार्ज फ्रेम करा है और वो यहाँ इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा वो चार्ज। प्लस अगर किसी भी कोर्ट के द्वारा इनको ऐसी सजा हुई है जिनकी इम्प्रिजनमेंट 1 वर्ष से अधिक है, तो ऐसे मामलों में भी यहाँ इन सारे उम्मीदवारों को जनता को बताना पड़ेगा, पूरे देश को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक राइट टू इन्फॉर्मेशन की एक बहुत ही अच्छी बात है। और अब धीरे धीरे तो डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी चल रहा है, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट चल रहा है, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ वेरियस स्टेट लेजिस्लेचर्स चल रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे भारत में जो गॉडफादर्स होते हैं वही अपने आप में लॉ मेकर्स होते हैं। और गॉडफादर्स जो होते हैं उनका काम 2 नंबरी होता है, लैंड ग्रेबिंग से लेके ड्रग पेडलिंग तक का काम वे लोग संभालते हैं। ठीक है, तो अब समय आ गया है डिक्रिमिनलाइजेशन करने का, इस पर्टिकुलर कानून को या कानून के इस प्रावधान को और स्ट्रेंथन करने का। आगे देखें, पोल की बात करें तो चैप्टर 6 of the Act provide a detailed procedure for conducting polls. Poll will be conducted when the number of candidates who have filed for nomination are more than seats. ये किसकी प्रीरिक्विसाइट मांग है। चुनाव तभी पॉसिबल है जब जो बैठकें हैं उससे अधिक उम्मीदवार ने निर्वाचन के लिए अपने फॉर्म भरे हैं। अगर पोल से नीचे उम्मीदवार का नंबर होगा तो बट ऑब्वियस है चुनाव की कोई जगह ही नहीं है। The Election Commission will provide the timings for the poll which will not be less than 8 hours. The manner of voting will only be through ballot and no proxy votes were allowed. Yes, तो ये तब की बात है, मगर अब धीरे धीरे यहाँ बैलेट की जगह, बैलेट का स्थान ईवीएम ने ले लिया, तो यहाँ इस कानून में भी सुधार हो गया है। आगे देखें तो only the votes of the Council of State will be used for recording of vote in any constituency where the Election Commission notifies. राइट टू वोट की बात करें, एवरी पर्सन एनरोल्ड इन द इलेक्टोरल पोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूंसी एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अदरवाइज हैज अ राइट टू वोट। यस, कोई भी व्यक्ति जो जिसका नाम इलेक्टोरल रोल्स में पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल्स, वो तभी होगा जब वो भारत का नागरिक होगा, तो उनको मताधिकार है। प्लस एक शर्त ये है कि कोई भी कोर्ट के द्वारा या कोई भी ऐसे न्यायिक अर्धन्यायिक संस्थाओं के द्वारा उनको डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं देखनी है, तो ऐसा लोगों को, ऐसा सारे लोगों को मत का अधिकार है, मताधिकार है। बट ही और शी कैन ओनली वोट वंस एंड इन ओनली अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी। ये एक बहुत ही अच्छी कंडीशन है ताकि मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शंस ना हो। कोई भी एक व्यक्ति को एक ही वोट मिलेगा जो उसको एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है देना है, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी उसकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। अगर इफ इन केस अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में या एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही व्यक्ति के अलग अलग वोट देखे गए तो ऐसे केस में सारे वोट्स को कैंसिल किया जाएगा, सारे वोट्स को, चाहे कितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, चाहे कितने वोट हो। फिर उसके बाद काउंटिंग ऑफ वोट्स की बात करें तो द वोट्स आर काउंटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर एंड एवरी कैंडिडेट। यूजर और इलेक्शन एजेंट, counting agent can be present during counting. If any ballot is tampered with or destroyed, then the RO shall report the same to the election commission, which will decide as per provision of the act. Yes, तो यहाँ RO की अकाउंटेबिलिटी है। RO को उम्मीदवारों के साथ रहकर यह पूरा जो काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो मुक्त और निष्पक्ष बनाना है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यस, जैसे ही एक बार इन उम्मीदवारों का निर्वाचन हो जाए, उसके बाद वे शपथ ले ले, अपना पद ग्रहण कर ले, तो उसके बाद से 90 दिन के अंदर, शपथ ग्रहण करने के 90 दिन के अंदर उनको अपनी सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटीज पूरे देश के सामने डिस्क्लोज करनी होगी। ये एक अनिवार्य है। एनी पर्सन इलेक्टेड विद इन 90 days आफ्टर टेकिंग द ओथ इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिटेल्स रिगार्डिंग एनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय हिम, हर स्पोज और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, चाहे पूरे फैमिली की जो बात है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज हो, वो उनको डिस्क्लोज करनी होगी। 90 days की कंप्लायंस विंडो उनको मिली हुई है आफ्टर टेकिंग ओथ।
आगे देखें इलेक्शन एक्सपेंस। एवरी कैंडिडेट or his or her election agent participating in the election for the House of People or Legislative Assembly is required to keep a separate account for the election expense। देखिए यहाँ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ही है। by him or her from the date of nomination to the declaration of results या declaration dates of results कह सकते हैं। These accounts are to be provided to the district election officer by every candidate। yes, प्रति उम्मीदवार को अपने डिस्ट्रिक्ट निर्वाचित ऑफिसर को या अपने जिला निर्वाचित ऑफिसर को ये पूरा जो अकाउंट है वो देना पड़ेगा, कितना खर्च कहाँ किया है। और एक यहाँ लिमिट भी सेट की गई है जो कि समय के साथ बढ़ती रहती है, मगर आज की लिमिट है लोकसभा के लिए 77 लाख। स्टेट की बात करें तो अलग अलग है, मगर एवरेज जो है वो है 30 लाख लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए पर कैंडिडेट 77 लाख एक कैंडिडेट अपना चुनाव जो है वो जीतने के लिए खर्च कर सकता है। इट इज अपर सीलिंग। और वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में ये अपर सीलिंग है 30 लाख पर कैंडिडेट की। उसके बाद इलेक्शन पिटीशन की बात करें। एनी पिटीशन रिगार्डिंग इलेक्शन विल बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट एज पर प्रोविजन ऑफ पार्ट 6 एंड चैप्टर 2। देखिए यहाँ ग्रीवेंस रिड्यूसल की बात है। grievance redressal. Any petition regarding the elections will be tried by High Court. The petitioner is required to make all the candidates participating in the election or the person against whom corrupt practice have been claimed as the party to the dispute। फिर आखिरी है आज का जो प्रावधान है वो कहता है करप्ट प्रैक्टिसेस। द एक्ट प्रोवाइड सर्टन लिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट आर डीम्ड टू बी करप्ट इफ एनी कैंडिडेट और हिज और हर एजेंट briber, undue influence on the voter's choice, using religion, race, caste, national symbols to promote elections, propaganda, or influencing voter, promoting enmity or hatred, यानी कि दुश्मनावट उत्पन्न करके between different class or citizen of India, the publication of false statement यानी कि fake information and other candidates which causes prejudice in the voter, booth capturing, etc. are the acts if done any, then candidate shall be deemed to be corrupt practice in a election। ठीक है, तो यहाँ इसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इनमें से कोई भी चीज अगर किसी भी उम्मीदवार या उसके एजेंटों ने चुनाव जीतने के लिए करी तो यह सारी चीजें हैं जो कि यहाँ हमें मुक्त और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और ये पूरा मैकेनिज्म हमें आरपी एक्ट 1951 से मिला है। 50 के एक्ट से हमें स्वभाव मिला है। ऐसे स्वभाव वाला इलेक्शन कैसे किया जाए वो प्रोसीजर में यहाँ 1951 के इस कानून ने दी है। अब वक्त है इसके क्रिटिसिज्म व इम्पोर्टेंस के ऊपर चर्चा करने का। एक एक मुद्दे देखने हैं। क्रिटिसिज्म की अगर शुरुआत करें तो सबसे प्रथम कहा जाएगा कि इसमें जो एग्जिट और ओपिनियन पोल्स होते हैं इसके ऊपर बैन नहीं किया गया, नो बैन। ठीक है, इनको चालू रखा गया तो चुनाव जो है वो और मैनिपुलेट हो सकते हैं या मैनिपुलेट उसे किया जा सकता है। फिर अगर दूसरी बात करें तो यहाँ कहा गया है कि सरकार ने इनफ पब्लिक कंसल्टेशन नहीं किया, नॉट मच पब्लिक या स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। तो ये भी अपने आप में एक इसका बड़ा क्रिटिसिज्म है। बट ऑन द अदर साइड इसके इंपॉर्टेंस की बात करो तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस इसका, इट प्रमोट्स या इट बैक्स एक्चुअली फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी महत्वता है जो आज हमें चुनावी प्रक्रिया में दिख रही है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें देखनी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण कानून था जो आज हमने यहाँ सिंपल तरीके से इसे एकदम सरल भाषा में देखने का प्रयास किया, तथ्यों को समझा, मुख्य प्रावधान देखे, इसकी जो पूर्व भूमिका है वो भी देखी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले सप्ताह अगले एक कानून के साथ, महत्वपूर्ण कानून के साथ, जिसने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही
अहम भूमिका निभाई हो। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जय हिंद।